अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम अर्बन इकोनॉमिक्स का जो कोर्स पढ़ रहे थे जिसमें हम आर्थर और सुलेवान की बुक को फॉलो कर रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर 6 करेंगे। बेसिकली हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं जिसमें हम की कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्बन इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज भी इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो बेस करता है पेरिटो एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, पेरिटो एफिशिएंसी को अगर हम डिटेल में देखें थोड़ा सा, तो पेरिटो एफिशिएंसी जो है वो वेरी मच रेलिवेंट सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी से। जब भी हम किसी इकोनॉमी के अंदर रह रहे होते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग एन इकोनॉमिक एजेंट कि हमारी जो है इकोनॉमी एफिशिएंटली वर्क कर रही हो। ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंटली एलोकेट हुए हुए हों और जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं वो एफिशिएंटली अपने जो यूटिलिटीज़ हैं या प्रॉफिट्स हैं उनको मैक्सिमाइज कर रहे हों। ठीक है, जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा एक रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, एक नियर बाय कॉन्सेप्ट है पेरिटो एफिशिएंसी से। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, विल्फ्रेडो पेरिटो। ठीक है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पेश किया था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है पेरिटो एफिशिएंसी का, ये बेस करता है सम इनिशियल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जब भी इकोनॉमी में कोई रिसोर्सेज होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी सबसे पहले कोई इनिशियल लेवल पे एलोकेशन हो रही होती है। ठीक है, जो कि जो हम समझ रहे होते हैं कि उस टाइम के हिसाब से वो एफिशिएंट एलोकेशन है। ठीक है, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें रियलाइज हो रहा होता है कि क्या वो जो हमने एलोकेशन की है अपने रिसोर्सेज की, ठीक है, चाहे हम प्रोड्यूसर हैं चाहे हम कंज्यूमर हैं, तो क्या हमने जो एलोकेशन की है अपने रिसोर्सेज की, क्या यही बेहतर एलोकेशन है अपने हमारे रिसोर्सेज की, या फिर इससे भी बेहतर हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं? ठीक है, इट कुड बी बेटर इफ देयर इज अ पेरिटो इम्प्रूवमेंट। तो हम कहते हैं कि अगर पेरिटो इम्प्रूवमेंट होगी तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो मजीद बेहतर तरीके से एलोकेट हो सकते हैं, यानी उनको हम मजीद बेहतर ऑप्टिमम लेवल पे एलोकेशन उनकी कर सकते हैं अगर हमारे पास पेरिटो इम्प्रूवमेंट की कंडीशन जो है वो मौजूद हो इकोनॉमी के अंदर। अभी हम देखते हैं कि पेरिटो इम्प्रूवमेंट क्या होती है। ठीक है, अच्छा, पेरिटो इम्प्रूवमेंट जो है बेसिकली अगर हम देखें तो पेरिटो इम्प्रूवमेंट इज अ री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट मेक्स एट लीस्ट 1% बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन वर्स ऑफ। ठीक है, पेरिटो इम्प्रूवमेंट बेसिकली हमें जो वो नैश इक्विलिब्रियम की हमारी जो कंडीशन थी, ये भी तकरीबन उससे जो है वो लिंक करती है कि जब 1% जो है वो इम्प्रूव कर रहा हो, वो बेटर ऑफ हो रहा हो कि अपने रिसोर्सेज को रीअलोकेट करते हुए या अपना डिसीजन को लेते हुए वो बेटर ऑफ पोजीशन पे जा रहा हो, लेकिन जो दूसरा पर्सन है कोई दूसरे को वर्स ऑफ किए बगैर, ठीक है, दूसरा वर्स ऑफ ना हो रहा हो, लेकिन जो एक पर्सन है कोई भी जो अपने डिसीजन ले रहा है या जो अपने रिसोर्सेज को रीअलोकेट कर रहा है वो बेटर ऑफ फील करे नए अपने जो उसका रिसोर्स एलोकेशन का लेवल है उसके ऊपर। ठीक है, अगर आपको जो है ये कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में पढ़ा था नैश इक्विलिब्रियम वाली वीडियो में, अगर आप पहले वो वाली वीडियो समझ लें अच्छे से तो आपको पेरिटो इम्प्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप इजीली उसको फॉलो कर सकें। ओके, सो हमने देखा कि पेरिटो इम्प्रूवमेंट जो है वो क्या होती है कि जब भी कोई इकोनॉमिक एजेंट जो है अपना डिसीजन चेंज करे या अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करे इस तरीके से कि वो बेटर ऑफ हो रहा हो अपने डिसीजन को फुलफिल करने के बाद, लेकिन किसी दूसरे को वर्स ऑफ किए बगैर। ठीक है, सो इसको हम पेरिटो इम्प्रूवमेंट कहते हैं। टू डिटर्मिन द एफिशिएंसी वी चेक पेरिटो इम्प्रूवमेंट। जब भी हमने रिसोर्सेज की एफिशिएंसी चेक करनी होती है तो हम उनका पेरिटो इम्प्रूवमेंट चेक करते हैं कि अगर क्या उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है कि हम उनको मजीद बेहतर रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें किसी और को वर्स ऑफ किए बगैर। अगर तो है तो इसका मतलब है वो एफिशिएंटली एलोकेट नहीं हुए हुए बल्कि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की अभी गुंजाइश बाकी है। ऐसी एलोकेशन पेरिटो इनएफिशिएंट होती है जहां पे पेरिटो इम्प्रूवमेंट मौजूद हो। ठीक है, पेरिटो इम्प्रूवमेंट की जहां पे गुंजाइश अभी हो या उनके अंदर ऐसे रिसोर्सेज जहां पे पेरिटो इम्प्रूवमेंट की पोटेंशियल मौजूद हो,
तो ऐसे रिसोर्सेज हम कहते हैं कि इकॉनमी में इनएफिशिएंटली एलोकेट हुए हैं, ठीक है, अभी उनमें मजीद इंप्रूवमेंट की जा सकती है। इसी तरह ऐसे एलोकेशंस जहां पे पेरिटो एफिशिएंसी हो, ठीक है, पेरिटो एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि जब आप अपने डिसीजन को चेंज करें या अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करें तो किसी कोई दूसरा उससे वर्स ऑफ होना चाहिए, ठीक है। जब भी ऑप्टिमल लेवल कोई होता है, 50-50 की पोजीशन होती है, तो अगर एक इंसान डिसीजन अपना चेंज करता है तो उससे दूसरा वाला जो है वो वर्स ऑफ होगा ही होगा, ठीक है। अभी हम इसको एग्जांपल से भी देखेंगे। तो ऐसी कंडीशन जहां पे डिसीजन को चेंज करने से दूसरा जो आपका इकोनॉमिक एजेंट है वो वर्स ऑफ फील करे, ठीक है, तो ऐसी पोजीशन को पेरिटो एफिशिएंसी कहते हैं। अब ऐसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जहां पे पेरिटो एफिशिएंसी प्रिवेल कर रही हो, ठीक है, तो वहां पे पेरिटो इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट को इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि रीएलोकेशन जब कर रहे होते हैं, ठीक है, रीएलोकेशन जब हमने कोई भी रिसोर्सेज होते हैं तो उनको जो है इनिशियल उनकी कोई एलोकेशन होती है, ठीक है। फिर हम विद द पैसेज ऑफ टाइम देखते हैं, ये बीइंग एन इकोनॉमिक एजेंट हम देखते हैं कि वो रिसोर्सेज जो हैं क्या वो फुल्ली यूटिलाइज हुए हुए हैं या उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रही है, ठीक है, या फिर उनको उनकी रीएलोकेशन करने की हमें ज़रूरत है। फिर जब हम उनको रीएलोकेट करते हैं, करके देखते हैं, तो हम अगर ये फील होता है कि हमने अपने रिसोर्सेज को इस तरह से रीएलोकेट किया कि हम तो बेटर ऑफ हो गए लेकिन किसी और को हमने वर्स ऑफ नहीं किया, तो इसको हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं पेरिटो इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर हम ऐसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें कि कोई दूसरा वर्स ऑफ हो, ठीक है, हम तो बेटर ऑफ हो रहे हैं लेकिन कोई दूसरा वर्स ऑफ फील करे, तो उसको हम पेरिटो एफिशिएंसी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से भी देखते हैं। पेरिटो एफिशिएंसी इन एक्सचेंज इकोनॉमी, ठीक है, जब भी कोई एक्सचेंज इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी जो है वो एक्सचेंज इकोनॉमी कहलाई जा सकती है, ठीक है, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक आइलैंड इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें 12 कोकोनट्स हैं, ठीक है, और 12 कोकोनट्स जो हैं वो डिवाइड करने हैं हमने, 2 पर्सन है वहाँ पे, पूरी इकोनॉमी में 2 ही पर्सन है जो ए और बी पर्सन है, ठीक है। हम फॉर सिंप्लिसिटी इस तरीके की एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके। अच्छा, 12 अगर कोकोनट्स हैं, 2 पर्सन हैं ए और बी, ठीक है, उनके अंदर 12 कोकोनट्स को डिवाइड करना है, तो डिफरेंट जो है वो ऑप्टिमल लेवल ऑफ एलोकेशन हो सकती हैं 12 कोकोनट्स की बिटवीन ए एंड बी। एवरी एलोकेशन इज पेरिटो एफिशिएंट, ठीक है, हर एलोकेशन जो है वो पेरिटो एफिशिएंट होगी। एफिशिएंट क्यों होगी? क्योंकि जब भी हम उसको चेंज करेंगे अपनी एलोकेशन को, तो कोई एक वर्स ऑफ होगा, दूसरा बेटर ऑफ होगा और एक जो है वो वर्स ऑफ होगा, ठीक है। Any reallocation can make someone better off at the expense of making other worse off, ठीक है, जब भी एक बेटर ऑफ होगा और तो दूसरा जो है वो वर्स ऑफ होगा। इनिशियल कंडीशन से अगर लेके चलें, ठीक है, 2 पर्सन है, ए पर्सन है और बी पर्सन है, डिफरेंट पॉइंट्स हमने ले लिए। ये अगर आप बुक को देखेंगे तो उसमें आपको एक लाइन के थ्रू जो है वो इस एग्जांपल को समझाया हुआ है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की हुई है जिसपे 4 पॉइंट्स लिए हुए हैं, बी सी एम एंड ए, ठीक है, 2 पर्सन है, ए पर्सन एंड पर्सन बी, ठीक है। अच्छा, अगर अब पहले हम पॉइंट बी को देखें, पॉइंट बी पे जो ए पर्सन है उसके पास 0 कोकोनट्स हैं और बी पर्सन जो है उसके पास ऑल ऑफ द 12 कोकोनट्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये भी एक पेरिटो एफिशिएंट कंडीशन है। अब जब अगर हम सी पोजीशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अब जो पर्सन बी है उसने अपना डिसीजन चेंज किया, पर्सन ए है उसने अपना डिसीजन चेंज किया है, ठीक है, तो वो एक अगर कोकोनट लेता है, 0 से 1 की तरफ मूव होता है, तो जो पर्सन बी है उसके पास 11 कोकोनट्स रह जाएंगे, ठीक है। सो ए जो है वो बेटर ऑफ हुआ और बी, लेकिन इसके ए के डिसीजन से बी जो है वो वर्स ऑफ हुआ क्योंकि उसको फॉरगो करना पड़ा अपना एक कोकोनट, ठीक है। इसी तरह अगर अब हम जो पॉइंट सी है, सी पे जाएं, तो अगर ए पर्सन जो है उसके पास 3 कोकोनट्स हो और बी पर्सन जो है वो उसके पास 9 कोकोनट्स हो, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर अब ये भी एक पेरिटो एफिशिएंट पोजीशन है, क्योंकि अगर जो है वो पर्सन ए अपना डिसीजन चेंज करे और 4 की तरफ जाए तो पर्सन बी को अपना एक कोकोनट जो है वो फॉरगो करना पड़ेगा, उसको 8 लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम जो पॉइंट एम है, पॉइंट एम को देखें, तो पॉइंट एम जो है वो हमारा 50-50 की पोजीशन है, ठीक है, यानी दोनों के पास
6 जो आउटकम्स हैं, दोनों के पास 6 कोकोनट्स मौजूद हैं पॉइंट एम के ऊपर, ठीक है। लेकिन पॉइंट ए अगर हम देखें, अब फिर अगर पॉइंट ए की तरफ जाते हैं तो पॉइंट ए जो है उसके ऊपर क्या होगा कि जो पर्सन ए है उसके पास 12 कोकोनट्स हो गए और पर्सन बी के पास 0 कोकोनट्स आ गए, ठीक है। सो एक जब अपना डिसीजन चेंज करता है तो एक बेटर ऑफ फील करता है और दूसरा जो है वो वर्स ऑफ फील करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी एट पॉइंट बी। अब इसको थोड़ा सा हम जो है थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं। एट पॉइंट बी वी कैन से ए बेटर ऑफ बाय गिविंग 1 कोकोनट बट इट कैन मेक बी वर्स ऑफ, ठीक है। फिर एट पॉइंट सी अगर देखें तो वी कैन से ए बेटर ऑफ होगा बाय गिविंग 1 कोकोनट बट इट कैन मेक बी वर्स ऑफ, दैट इज ए अगर 4 पे जाएगा तो बी जो है उसको 8 पे आना पड़ेगा 9 से, तो एक हमने फॉरगो किया। अब एम पे हमने कहा कि 50-50 की कंडीशन है, ठीक है। इट मे बी अपीलिंग फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी बेस को अगर हम देखें तो हमें ये अपीलिंग लगती है कि दोनों जो है वो 50-50 ले लें, 6 कोकोनट्स दोनों में डिवाइड हो जाए तो ये अपीलिंग कंडीशन लगती है, फेयरनेस या एफिशिएंट एलोकेशन की हमें कंडीशन ये फील होती है, ठीक है। इफ वन मोर गुड इज एडेड टू द इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल अब एक्सचेंज इकोनॉमी है ना, कभी भी कोई इकोनॉमी एक गुड के ऊपर तो बेस नहीं करती, उसमें तो मल्टीपल गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम सिंप्लिसिटी के लिए एक और चीज ऐड करवाते हैं अगर इकोनॉमी के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने बनानास ऐड करवाए, ठीक है, देयर आर मोर लाइकली टू बी पेरिटो इंप्रूवमेंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पेरिटो इंप्रूवमेंट की कंडीशन आ जाएगी कि इंप्रूवमेंट हर पॉइंट के ऊपर इंप्रूवमेंट जो है वो हो सकती है, ठीक है। इंप्रूवमेंट हम कोई एक अपना डिसीजन चेंज करेगा तो उससे वो बेटर ऑफ होगा, लेकिन दूसरा जो पर्सन है वो वर्स ऑफ उसके डिसीजन से नहीं हो रहा होगा, ठीक है। उसको भी देखते हैं हम किस तरह से। सपोज ए हैज ऑल 12 कोकोनट्स एंड बी हैज ऑल बनाना 12 बनानास, 12 ही बनानास हैं एंड 12 ही कोकोनट्स हैं, ठीक है। 2 पर्सन इकोनॉमी है ए और बी, ठीक। अच्छा, अब ए जो पर्सन है उसके पास 12 कोकोनट्स हैं और बी जो पर्सन है उसके पास 12 बनानास हैं, ठीक है। अच्छा, इफ बोथ कंज्यूमर्स लाइक बोथ गुड्स, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है, हम जो है अपनी डाइवर्सिटी चाह रहे होते हैं अपनी कंजप्शन के अंदर, तो दोनों जो कंज्यूमर्स हैं वो दोनों गुड चाह रहे हैं, ठीक है। वो जो ए है वो भी बनानास भी चाहता है और कोकोनट्स भी चाहता है, इसी तरह जो बी है वो उसको भी बनानास और कोकोनट्स दोनों में इंटरेस्टेड है, ठीक है। देयर इज पेरिटो इंप्रूवमेंट, तो हर पॉइंट के ऊपर जो है वो हमारे पास पेरिटो इंप्रूवमेंट करने की जो चांस है वो होगा। इफ दे एक्सचेंज फ्यू कोकोनट्स एंड बनानास, ठीक है, अगर वो कुछ कोकोनट्स और बनानास को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, बोथ कैन बी बेटर ऑफ, ठीक है। जब एक तो कंडीशन ये है कि एक के पास सारे कोकोनट्स हैं और एक कंडीशन ये है कि सारे जो बनानास हैं वो दूसरे पर्सन के पास है। अब वो दोनों अगर एक्सचेंज कर लें तो ऑब्वियसली वो दोनों बेटर ऑफ फील करेंगे, क्योंकि दोनों को दोनों गुड्स की कंजप्शन चाहिए, ठीक है, बिकॉज ईच गेट्स मोर बैलेंस बंडल ऑफ गुड्स, ठीक है। हर एक के पास बैलेंस्ड बंडल ऑफ गुड जो है वो आ जाएगा अगर वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें चीजें। ए इज विलिंग टू पे 3 बनानास, फॉर एग्जाम्पल अब हम कहते हैं कि ए जो है वो कहता है कि मैं 3 बनानास दे दूंगा लेकिन मुझे एक कोकोनट चाहिए, ठीक है। एंड बी इज विलिंग टू एक्सेप्ट 1 बनाना टू गिव अप 1 कोकोनट, और बी जो है वो कह रहा है कि मैंने एक बनाना लेना है और एक कोकोनट में 1-1 एक्सचेंज करूंगा, ठीक है। लेकिन जो ए था वो 3 बनानास के बदले में एक कोकोनट देने पे विलिंग था, ठीक है। इफ दे स्प्लिट डिफरेंस बिटवीन द विलिंगनेस टू पे, अब जो इनका डिफरेंस है दोनों की विलिंगनेस चेंज है ना, ठीक है। एक जो है वो 3 बनानास को पे करने से एक कोकोनट लेना चाह रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो एक बनाना और एक कोकोनट एक बनाना के बदले एक कोकोनट ले रहा है, ठीक है। अब दोनों का विलिंगनेस टू पे में डिफरेंस है, ठीक है। सो क्या हुआ कि 3 बनानास एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, ठीक है, दे विल एक्सचेंज 2 बनानास एंड 1 कोकोनट, तो वो एक मिडल लेवल की जो एक्सचेंज है उसके ऊपर एग्री करेंगे दोनों के, वो 2 बनानास लेंगे क्योंकि एक जो है वो एक बनाना पे था और दूसरा 3 बनानास पे, तो 2 लेवल जो है वो दोनों के ना ए की बात है ना बी की, तो हम मीडियम लेवल की जो बात है उसको देखते हैं कि दो जो 2 बनानास के बदले में एक कोकोनट जो एक्सचेंज है वो दोनों उसके ऊपर एग्री हो जाएंगे, ठीक है। सो बोथ विल एक्सेप्ट the exchange of 2 bananas and 1 coconut.
ए इज बेटर ऑफ बिकॉज ही पेज 2 बनाना, ठीक है। अब ए जो है वो बेटर ऑफ हो जाएगा क्योंकि उसको 2 बनाना जो है वो पे करने पे 1 कोकोनट मिल रहा है, ठीक है। कंपेयर टू हिज विलिंगनेस टू पे 3 बनानास, क्योंकि वो तो विलिंग था 3 बनानास पे, तो अब उसके पास बनानास भी ज्यादा हो गए लेकिन 1 कोकोनट भी आ गया जो वो लेना चाह रहा था। इसी तरह बी जो है वो भी अब बेटर ऑफ होगा, क्योंकि बेटर ऑफ वो किस तरह होगा, ही गेट्स 2 बनानास, ठीक है, उसको 2 बनानास मिल जाएंगे फॉर कोकोनट 1 कोकोनट। पहले वो 1 बनाना फॉर 1 कोकोनट ले रहा था, अब उसको 2 बनानास मिल रहे हैं 1 कोकोनट के बदले, तो दोनों की विन विन कंडीशन जो है वो आ जाएगी कि अगर 2 बनानास और 1 कोकोनट को आपस में वो एक्सचेंज कर लें, कंपेयर टू हिज विलिंगनेस टू एक्सेप्ट 1 बनाना। अब ये जो सारी हमने एग्जांपल पढ़ी, ठीक है, इसमें ये शो करती है हमें कि कनेक्शन बिटवीन मार्केट एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड के साथ अगर हम देखें, ये तो हमने सिर्फ आइलैंड इकोनॉमी देखी ना, ठीक है, अब अगर हम इसको रियल मार्केट्स के ऊपर अप्लाई करें तो हमें पता लगता है कि ये जो इस तरह की मिडिल सिचुएशन होती है जहाँ पे दोनों जो एक्सचेंज गुड्स के एक्सचेंज करने वाले होते हैं, ठीक है, वो बेटर ऑफ फील कर रहे होते हैं, वो कंडीशन जो है मार्केट एफिशिएंसी को शो कर रही होती है। वॉलंटरी ट्रेड्स इन मार्केट जनरेट्स पेरिटो इंप्रूवमेंट, ठीक है, जो वॉलंटरी ट्रेड होती है मार्केट्स के अंदर, ठीक है, वो पेरिटो इंप्रूवमेंट को जनरेट कर रही होती है, और एंड ट्रेड इज लाइकली टू कंटिन्यू अंटिल म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एक्सिक्यूटेड, ठीक है, और ट्रेड इसी तरह कंटिन्यू रहती है जब तक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड हो रही होती है, कि दोनों जो पार्टनर्स हैं ट्रेड जो कर रहे हैं, ठीक है, वो बेटर ऑफ फील कर रहे हो, ठीक है, उन दोनों को जो है वो जो गुड वो चाह रहे हैं उनको वो मिल रही हो, या उनकी यूटिलिटीज जो है वो मैक्सिमाइज हो रही हो। सो मार्केट जनरली प्रमोट पेरिटो एफिशिएंसी, ठीक है, मार्केट्स जो हैं वो पेरिटो एफिशिएंसी को प्रमोट कर रही होती हैं कि एक जो पर्सन है वो अपना एलोकेशन जो है चेंज करे अगर रिसोर्सेज की, तो दूसरा वर्स ऑफ होना चाहिए, लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट जो है वो जनरेट इनएफिशिएंट आउटकम्स, ठीक है, जो इम्परफेक्ट मार्केट्स होती हैं वो इनएफिशिएंट आउटकम्स को भी जनरेट कर रही होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में मार्केट इक्विलिब्रियम एंड पेरिटो एफिशिएंसी, ठीक है, अभी हमने पेरिटो एफिशिएंसी इन एक्सचेंज इकोनॉमी देखा, ठीक है। अब मार्केट इक्विलिब्रियम अगर हम पेरिटो एफिशिएंसी में देखें तो हम कहते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो पेरिटो एफिशिएंट होता है अगर वो 4 कंडीशंस को फुलफिल करे, ठीक है। 4 कंडीशंस ऐसी हैं जिनको फुलफिल करने से मार्केट का इक्विलिब्रियम पेरिटो एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। अब वो 4 कंडीशंस देख लेते हैं कि कौन सी हैं। सबसे पहला है कि जी प्राइस टेकिंग फर्म्स जो हैं, जो भी फर्म मार्केट के अंदर काम कर रही है, ठीक है, वो जो है उसका प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, वो प्राइस टेकर होगी ना कि प्राइस सेटर होगी, ठीक है। बट फर्म्स डू नॉट कंट्रोल द प्राइसेस बट इंस्टेड टेक द मार्केट प्राइस एज गिवन, ठीक है, जो भी गिवन मार्केट प्राइस होगी उसको वो चूज करेंगे, उसी को एक्सेप्ट करेंगे। अब इस जो कंडीशन है इससे क्या होगा कि मोनोपोलीज रूल आउट कर जाएंगी, ऑलिगोपोलीज रूल आउट कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि मोनोपोलीज और ऑलिगोपोलीज जो हैं या जो डिफरेंट क्लस्टर में मार्केट्स होती हैं या फर्म्स होती हैं जो कि प्राइस सेटर होती हैं, ठीक है, वो इस कंडीशन में रूल आउट कर जाएंगी क्योंकि वो तो खुद से प्राइस सेट कर रही होती हैं। and other markets in which individual firm is large enough to affect the market price, ठीक है। और इस तरह की और फर्म्स जो कि इंडिविजुअल कोई भी एक ऐसी फर्म हो जो कि प्राइस सेटर हो, ठीक है, वो पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रही हो, वो भी फर्म इस तरह की कंडीशन में रूल आउट कर जाती है। ओके, नेक्स्ट इसकी कंडीशन जो है मार्केट इक्विलिब्रियम की, जहां पे पेरिटो एफिशिएंसी होनी चाहिए, वहां पर क्या होता है कि एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं होती, ठीक है, नो एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, जितनी भी जो कॉस्ट होती है जो कि एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रही होती है, पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है, हम जो जितना भी फैक्ट्रीज में काम हो रहा होता है या फर्म जो प्रोड्यूस हो रही होती है उससे एक्सटर्नल कॉस्ट भी जनरेट हो रही होती है उनकी, ठीक है, यानी कि ऑल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इनकर्ड बाय द फर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। दिस रूल आउट प्रोडक्शन दैट जनरेट्स एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो इसकी कंडीशन है, ये रूल आउट किसको करेगी, जो कि एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं जो फर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन होगी, वाटर पोल्यूशन वगैरह होगी, ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन वगैरह होगी, ये सारी चीजों को रूल आउट करेगी। It also rule out travel or congestion highways because an additional vehicle slows down traffic
ठीक है, जब भी एडिशनल कोई भी आपके पास व्हीकल आएगी रोड पे तो उससे ट्रैफिक का जो फ्लो है वो इफेक्ट होगा, ठीक है। एंड इम्पोजेस कॉस्ट ऑन अदर्स, और जो उनका टाइम की जो उस टाइम की जो डिलेज होंगे, ठीक है, जो ट्रैफिक कंजेशन होगी उससे कॉस्ट जो जनरेट होगी वो ओवरऑल इकोनॉमी को जो है वो बियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम कंडीशन देखते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की और पेरेटो एफिशिएंसी की, तो क्या है कि नो एक्सटर्नल बेनिफिट्स, ठीक है, इन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अब जो सारे बेनिफिट्स हैं कंजप्शन और कंजप्शन के वो कंज्यूमर के पास जाते हैं, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को बाय कर रहा होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि दिस रूल्स आउट पब्लिक गुड्स सच एज फायरवर्क्स, डिस्प्ले, पार्क्स, चाइल्डहुड एजुकेशन, इन सब चीज़ों को ये रूल आउट करेगा। इसके साथ साथ जितने सारे बेनिफिट्स हैं जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लग रहे होते हैं, गो टू द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास सारे बेनिफिट्स जा रहे होते हैं। अब दिस रूल आउट जो है इकोनॉमी इज डिफाइंड लेटर इन द बुक एज इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। अब हम इन सारे टॉपिक्स को इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन है वो है परफेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है प्रोड्यूसर के पास भी परफेक्ट होनी चाहिए और साथ साथ कंज्यूमर जो है वो उसके पास भी परफेक्ट होना चाहिए। इसका हम जो अगर प्रिसाइजली कहें तो हमारा जो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है वो उसका रैशनल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो फुली इन्फॉर्म्ड होने चाहिए अबाउट प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में, ठीक है। दिस रूल आउट मतलब अगर हम ये कंडीशन जो है ये रूल आउट करती है अगर हम फॉर एग्जांपल यूज्ड कार्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, सेकंड हैंड कार्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसी गुड्स जिनकी करैक्टरिस्टिक्स हमें फुली डिफाइन नहीं की जाती हैं, जो कंज्यूमर है उसको फुल उसकी इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट द गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो है आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसी तरह जो अब कंज्यूमर अगर फुली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए तो प्रोड्यूसर जो है वो भी फुली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए अबाउट द कॉस्ट और सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो। अब इससे क्या होगा कि ये रूल आउट करता है कि सिचुएशन को इंश्योरेंस वगैरह को, ठीक है, एंड अदर सर्विसेज फॉर विच अ प्रोड्यूसर हैज इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब जो इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो कंज्यूमर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट नहीं दे रही होती, ठीक है। सो ये इस कंडीशन को रूल आउट करता है। सो हमने अभी तक पढ़ा कि मार्केट इक्विलिब्रियम में पेरेटो एफिशिएंसी होने की 4 कंडीशंस होती हैं। एक तो जो फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर होनी चाहिए, ठीक है, प्राइस सेटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक्सटर्नल कॉस्ट कोई भी बियर ना हो रही हो। तीसरा है कि जो एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं वो ना हो कंजप्शन में भी और प्रोडक्शन में भी। और चौथी कंडीशन क्या थी कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के पास। अब पेरेटो इनएफिशिएंसी इन अर्बन इकोनॉमी, ठीक है। पेरेटो इनएफिशिएंसी अगर हम अर्बन इकोनॉमी में देखें तो अर्बन इकोनॉमी जो है उसमें अगर देखा जाए तो सेकंड एफिशिएंसी कंडीशन है इसकी यह है कि नो एक्सटर्नल कॉस्ट। हमने जो अभी एफिशिएंसी कंडीशन देखी थी, ठीक है, उसमें हमने नो एक्सटर्नल कॉस्ट की कंडीशन देखी थी, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है वो बहुत दफा ऐसा होता है कि ये वायलेट हो जाती है, ठीक है, जनरेटिंग पेरेटो इनएफिशिएंट एलोकेशंस। सो पेरेटो इनएफिशिएंट एलोकेशंस जो है उससे हम कर देते हैं। टू मेक द केस फॉर द इनएफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम वी सिंपली आइडेंटिफाई अ पेरेटो इम्प्रूवमेंट। तो हम क्या करते हैं कि पेरेटो इम्प्रूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हुई है तो उससे कॉस्ट ऑफ हेल्थ हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्रीज होंगी। कंजेशन इंक्रीज हुई है तो जो है लोगों के जो ट्रैफिक लोड है वो ज़्यादा होगा और इससे एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो हमारी इंक्रीज होगी। अब जो इंसेंटिव होता है हमारा नो एक्सटर्नल बेनिफिट्स का, वो प्रोवाइड हमें क्या करता है, इंसेंटिव्स फॉर द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू क्लस्टर इन सिटीज, ठीक है। सो हमें ये जो बेनिफिट्स हैं ये हमें क्लस्टर की फॉर्म में सिटीज में जो आबाद होना है उसके लिए प्रमोट कर रहा होता है। द वायलेशन ऑफ थर्ड एफिशिएंसी कंडीशन, ठीक है, नो एक्सटर्नल जो हमारे बेनिफिट्स हैं उसको अगर हम वायलेट करते हैं तो इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव फॉर कंज्यूमर्स एंड फर्म्स टू क्लस्टर इन सिटीज, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को और फर्म्स को जो है वो इंसेंटिव मिलता है ताकि वो क्लस्टर कर सकें सिटीज के अंदर। इसके साथ साथ एक्सटर्नल बेनिफिट्स होते हैं जो कि कंजप्शन में फॉर लोकल पब्लिक गुड्स सच एज फायरवर्क्स या चाइल्डहुड एजुकेशन वगैरह अगर हो गई तो कॉज कंज्यूमर्स टू क्लस्टर
टू शेयर पब्लिक गुड्स, ठीक है, ये अब कंज्यूमर्स को फोर्स कर रहे होते हैं ताकि वो पब्लिक गुड्स को शेयर करें आपस में. As we will see later, there as external benefits in the production, firms benefit from being close to one another. firm जो है उनको benefit किससे मिल रहा होता है कि वो अगर एक दूसरे के close हैं. अगर individually firm जो है वो रहेगी तो वो उतना benefit हासिल नहीं कर सकती, ठीक है. These external सारे जो benefits हैं हमने जो अभी पढ़े in production cause firms to cluster in cities, ठीक है. तो उन firms को cluster की form में इमर्ज होने पे जो है वो फोर्स करते हैं ये सारे बेनिफिट्स. एक्सटर्नल बेनिफिट्स इन कंजप्शन और प्रोडक्शन क्लस्टरिंग द पेरेटो इंप्रूवमेंट इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल बेनिफिट्स. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको की कोई क्यूरीज हो रिगार्डिंग द टॉपिक या रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई जा सके. हैप्पी लर्निंग.